पंचायती लगी रहती है हमें ज़माने में क्या हो रहा है, पड़ोस के घर में क्या चल रहा है, चच्चा का लड़का कहाँ तक पहुँच गया है ना, जिससे मेरी ऐंठ है, जिससे मेरी आँख की लड़ाई है, जिसको अंग्रेज़ी में एटीट्यूड प्रॉब्लम कहते हैं, उसकी लड़की किसके साथ भाग गई है। क्या मतलब है? स्वार्थी बनो, स्वार्थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम ढंग के स्वार्थी भी नहीं, स्वार्थी भी रत्ती टाइप है। हमें मालूम ही नहीं है कि मेरे बच्चे की ज़रूरत क्या है, मेरी फैमिली का माहौल ठीक है कि नहीं है, मेरे बच्चे को मुझे कहाँ तक पहुँचा देना है। स्वार्थी होना अक्लमंदी होना होता है। ये हम कौन हैं जो रेस्टोरेंट में पैसा देते हैं, खाना खाए खाने चल देते हैं। हम वो जैसे वो ग्राहक बेवकूफ़ होता है ना, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने उसको ऑर्डर दिया, पैसे दिए, वो खाना लाया, तब तक आप उठ के चलती है। क्या ज़िंदगी में कभी ऐसा किया तुमने? किया क्या? ऐसा करते हो क्या? नहीं करते ना। तो फैमिली का मैटर आती है, सब बातें क्यों भूल जाते हो? चीज़ें तो फिलोसफिकल लेवल पे सेम होती है। जब हमारे बच्चे की भलाई की बात आती है, अपने ख़ानदान की तरक्की की बात आती है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखने की बात आती है, तो हमारा वक्त फिर चाय खाने में क्यों जाता है? वो टाइम किसका है? कि कौन पूछेगा बच्चे से कि तेरा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ? ये किसकी जिम्मेदारी है कि जिंदगी हमें जहां छोड़ के गई है उसके आगे की झंडी मुझे अपने बच्चे को देनी कि नहीं देनी? जो एथलेटिक्स होता है, जिसमें दौड़ का मुकाबला होता है, देखा होगा आपने, एशियाड और ओलंपिक्स में तो होता ही। इसके अलावा एथलेटिक्स की एक अलग से चैंपियनशिप होती है, उसमें अलग अलग तरह की दौड़ें होती हैं। 100 मीटर की, 200 मीटर की, बाधा दौड़, उसमें जंप लगा लगा के कूद के जाना है। उसमें एक दौड़ और होती है, उसको रिले दौड़ कहते हैं। उसमें 4 लोग मिलकर दौड़ते हैं, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और चौथा फाइनल रिबन पे जाके एक दूसरे को झंडी पकड़ाता है। और उसको है ना बैटन बोलते हैं, बैटन माइक की शक्ल का होता है। वो उसको नहीं दोगे, उसको हाथ से छूट के तुझे उठा के दौड़ना है। 4 लोग मिलकर उस दौड़ को पूरा करते हैं। 4 लोगों के एफर्ट से जो दौड़ पूरी की जाती है, उसमें वो फर्स्ट आता है। आप खुद से सवाल पूछिए कि जिंदगी की इस रिले दौड़ में आप कितने नंबर के खिलाड़ी हैं, और क्या जो बाकी के लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं उनके मुकाबले में आपने पहले बढ़कर अपनी औलाद को बैटन पकड़ाई या नहीं पकड़ाई? स्वार्थी होने की बात कह रहा हूं मैं आपको बहुत मिल्लत के और इस्लाम के गोल्डन पीरियड के हवाले देने नहीं आया हूं। मैं तो ये बताने के लिए आया हूं कि हम स्वार्थी भी ढंग के नहीं हैं। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर वालों पे खर्च किया गया पैसे भी सदके में गिना जाएगा। वो पैसा जा रहा है गोठ में, पिकनिक में, दावतों में, चाय खानों में, और बाज जुए में और नशे में। इस्लाम ने कुछ चीजों को इस शऊर में कबूल किया है कि ये तुम्हारे लिए नेमत है और शर बन सकती है। जैसे बारिश नेमत है, वो शर भी बन सकती है। माल नेमत है, शर भी हो सकती है। तुम्हें तिरा सकती है, डुबो भी सकती है। बड़ी आम जबान में इसको बोलते हैं दुधारी तलवार। औलाद ढंग से पाली तुमने, तुम्हारे लिए नेमत है। अगर तुमने उसको ढंग से उसको परवरिश नहीं की, शर है। क्योंकि जमाने में गलत काम करेगा, रोज कोर्ट के जमानतों के पुलिस थानों के चक्कर कौन काटेगा? और कयामत में जब सबको खड़ा किया जाएगा तो क्या तुमसे ना पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद की परवरिश कैसे की? हमने तुम्हारी जमानत में डाली थी, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे। स्वार्थी बन वक्त जो बच्चों के हिस्से का है वो बच्चों को मिलना चाहिए। जो बीवी के हक का है उसको मिलना चाहिए, जो वालिदैन के हक का है उसको मिलना चाहिए। और वसाइल लुटाने वालों में हमारा नाम सबसे आगे है। हमारी शादियां देख लो, गाड़ियां देख लो, मुकाबलेबाजी किससे है? उस पड़ोसी से जो तुम्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और उसी को जताने पे तुले हुए हो कि तू 10 लाख की कार लाया तो मैं 12 की लाऊंगा। चाहे कर्जा लेना पड़े, जेवर बेचने पड़े, जमीनें की कुर्बान करनी पड़े, औलाद के मुंह करने वाला छीन के उसको बाजार में बेचना पड़ता है। क्या जहन है हमारे, समझ में नहीं आती। मुकाबला किससे है? जो तुम्हें मानने को तैयार नहीं, उसे तस्लीम कराने पे क्यों अड़े हुए हो? और उसे तस्लीम करा देने से क्या हो जाएगा?
मुसलमान के लिए तो ये बात तय हुई थी कि तुम ये याद रखो कि किससे तुम्हारा खुदा और उसका रसूल खुश है, और जजा अगर तुम्हें अब्दुल सत्तार से चाहिए तो फिर उसी से ले लेना, फिर अपना हिस्सा कयामत में न ढूंढना। इस्लाम तो तुम्हें ये सिर्फ समझाता था, अगर मुझे इन्हीं की तारीफ चाहिए तो खत्म है मेरा हिस्सा, खेल खत्म। कुरान तुमसे वादा करता है कि दुनिया में जो चाहोगे तुम्हें दे दिया जाएगा, फिर क़यामत अपना आखिरत में हिस्सा न ढूंढना। मफहूम बता रहा हूं। तो औलाद को पालना सीखे, दुनिया का सबसे मुश्किल आर्ट है। आर्ट बोला कला। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में परीक्षा इस हिसाब से ली जाती है, प्रोफेसर साहब बैठे आपको तस्दीक कर देंगे कि पहले पेपर में पास हो गए तो दूसरा चेक किया जाएगा, दोनों में पास हो गए तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आईएएस के एग्जाम में ऐसे ही होता है, प्री दो पहले, फेल हो गए साइड में हो मित्रा साहब। जेडब्ल्यू का एग्जाम होता है, जो बच्चे इंजीनियर बनते हैं, बंद कर दो भाई। इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, प्री में आपने मेंस में आपने क्लियर नहीं आपने किया तब आपको एडवांस लेवल के लिए बुलाया जाएगा, वरना 16 लाख बच्चों ने दिया, 14 लाख अगर मेंस में क्लियर नहीं हुए, मेरिट में नहीं आए, साइड हो जाओ, 2 लाख बच्चे चाहिए। यही होता है ना, सिस्टम यही है ना। तुम अपने आप से सवाल करो कि घर वालों की प्री एग्जाम में जो पहला पर्चा होता है उसमें पास होने पर जमाना मानेगा तुम्हें। अंग्रेजी में कहा जाता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, भलाइयां घरों से शुरू होती हैं। किसको साबित कर रहे हैं? पड़ोसी को, दोस्तों को, यारों को, दफ्तर में जिससे हमारी अड़ रखी है उससे। मैं कहता हूं आंख बंद कर लो, मान लो जमाने में है ही नहीं, अपनी औलाद का ध्यान रखो सिर्फ, और अपना। स्वार्थी होना ढंग का स्वार्थी, क्वालिटी वाला, स्टैंडर्ड है ना। तो हमारी वो बादशाहियां को कबूल कर रहा है ना, हम ये जो मुकाबलेबाजी कर रहे हैं इसमें कोई हमें तस्लीम कर रहा है। छोटी छोटी नाली की लड़ाइयों में उत्तर प्रदेश की मैं रोज कहानियां सुनता हूं, लोगों अपने खेत के खेत रुकवा देते हैं पुलिस थानों के अंदर, चक्कर काटते काटते सारा पैसा वकील और बाकी लोग लूट ले जाते हैं। और पूछो उनसे तो बुद्धिमान अकलमंदी के और आपको हवाले देंगे, अरे नाक की लड़ाई है डॉक्टर साहब आप चुप रहो, चुप रहो। फलसफी आदमी को कह रहे हो चुप रहो, मूर्ख आदमी कह रहा है। किसको साबित करना, कोई बताए तो हमको। अच्छा ये बताओ, जो दुश्मनी जिससे बंधी हुई है हमारी, उसको क्या मान लेगा, क्या मानेगा वो? मन में तो तब भी गाली दे रहा है, चलो उसने तस्लीम भी कर लिया, पांव छू के माफी भी मांग ली, ये भी कह दिया आप बड़े आदमी हो, क्या उसके दिल ने भी ऐसा कहा? असल बात तो यह है, कोई किसी ने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए इंसान की कामयाबी क्या है, मेरी नजर में पूछा, आपकी ओपिनियन बताइए। मैंने कहा जब तुम गैर मौजूद हो, लोग तुम्हें तब भी अच्छा जाने, ये कामयाबी। सामने से तो पैसा देके अपने दरबान से सभी सैल्यूट करवा लेंगे, तुम जहां जिस महफिल में जिन लोगों के दरमियान गैर मौजूद हो और तुम्हारा जिक्र छिड़े और लोग ये कहें आदमी अच्छा है, ये कामयाबी। और ये किससे शुरू होगा? लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी औलाद को देखेंगे, तुम्हारे घरों के माहौलियात को देखेंगे। अपना तज्जिया करो, हिसाब लगाओ, और 2 चीजें 3 चीजें तुम्हारे बस में हैं जिसका हिसाब लगाओगे तो तुम्हारे घरों से भलाइयां शुरू हो जाएंगी। पहला, तुम्हारा वक्त कहां जा रहा है। वो जो यारी में, चाय खानों में, पिकनिकों में, तफरी में जो वक्त जा रहा है, खुदा की कसम वो वक्त तुम्हारी औलाद और तुम्हारी बीवी के नसीब का था जिसमें तुमने बिल्कुल नाइंसाफी करके उनके हिस्से में डाल दिया। और इसका जब सवाल किया जाएगा तुमसे, जिस इंसान का तुम पे सबसे ज्यादा हक है वो तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी बीवी हैं, अपने अपने दिल से पूछना वो वक्त तुम किस पे कुर्बान कर रहे हो। तीसरे नंबर पे तुम्हारी औलाद है, तो अपने टाइम का। दूसरा तुम्हारे माल का, वो पैसा जो कमा के लाते वो खर्च हो कहां रहा है। महीने की 2 अच्छी दावतें खा लेने से ज्यादा बेहतर है तुम कुछ ना खाओ, रोजा रखो और अपनी औलाद की बेहतर तालीम का इंतजाम करो। झंडी आगे लेके जानी है, तुम्हारी टीम हार जाएगी डार्लिंग। 4 लोग मिलके दौड़ रहे हो ना, क्या कहती है रिले दौड़। खेल हमें अच्छा क्यों लगता है, कभी सोचा आपने? खेल हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि खेल एक फलसफा है।
फिलॉसफी है। क्रिकेट क्या है? फिलॉसफी। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे, हजरत से बात कर रहा था मैं, तो मैंने उनसे बोला कौन सा बैट्समैन सबसे जल्दी आउट होता है? मैं बताता हूं, जो हर बॉल को खेलने की कोशिश करता है। वो बैट्समैन ज्यादा देर विकेट पे टिकता है जो समझ आने पर वो बॉल छोड़ देता है जो उसे नहीं खेलनी चाहिए। क्या जिंदगी में हमारी तरफ आने वाली सभी चीजें, मौके, दुश्मनियां, रंजिश, खुशियां, ऑफर, ट्रैप समझते हो ना? 1 रुपया लगा तो 10 रुपए मिलेंगे। लालच, डर, खौफ, हर बॉल को नहीं खेलना है। हर बॉल को खेलने वाला बैट्समैन सबसे जल्दी आउट होता है। कौन सी बॉल छोड़नी है, यही तो आर्ट है। इसीलिए क्रिकेट अच्छा लगता है। वो एक्चुअल में जिंदगी की फिलॉसफी में, खेल में महसूस तो होती है पर हम बयान नहीं कर सकते। खेल इसलिए अच्छा लगता है, 1 दिन के अंदर, आधे दिन में, 6 घंटे में, 2 घंटे में उसका फैसला हो जाता है। हमारे वो दिल के करीब हमें लुभाता क्यों है ये नहीं पता होगा आपको, मैं बता रहा हूं। जिंदगी ट्रांसलेट होकर दिखती है उसमें हमें, जीतेगा कि हारेगा, इतने रन बना दिए, पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, टारगेट आगे पीछे, झंझट, सांप खा गया, सीढ़ी चढ़ गया, लूडो, पासा, मैंने तेरी गोटी मार दी। सब में, हर खेल में ट्रांसलेट कीजिए, आपको लाइफ जिंदगी का दीदार होगा। ये स्पोर्ट्स है, ये खेल है, गेम्स यही है। उस खेल से सीखा क्या? कुरान क्या कहता है? गौर नहीं करते? फलसफा, फिलॉसफी ये कहते हैं कि चीजें फिलोसफिकल वैल्यू में समान होती है, बराबर होती है। वो जो खेल तुम जिसको समझ रहे हो, अगर शऊर है तो उसमें पूरी तुम्हें जिंदगी दिख जाएगी 2 घंटे के अंदर। लेकिन दिल बहला टूट गए, हाय हाय, पकड़ नहीं पाए बात। यहां बच्चे होते तो मैं दूसरी बात करता, यहां सिर्फ पेरेंट्स हैं तो सिर्फ उनके हिस्से की बात करता। बच्चे होते तो बात का रंग और रुख बदल देता। तीसरी चीज जो तुम्हारी जा रही है, बर्बाद हो रही है, पहला क्या वक्त किसके हिस्से का तुम उठा के किसको दे रहे हो? नाइंसाफी। और नाइंसाफी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है। जो लोग अदल नहीं करते, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत नहीं रखता। और वक्त का गैर बराबर बंटवारा भी नाइंसाफी है। तुम्हें नमाज इसीलिए तो दी गई थी ताकि तुम्हें वक्त का शऊर पैदा हो जाए। अल्लाह की इबादत तुम्हारे लिए जन्नत। दूसरा माल और तीसरा वसाइल, संसाधन कहेंगे हिंदी में। तुम्हें अल्लाह ने कोई इल्म दिया है, कोई समझ दी है, खेती जानते हो, पढ़ाना जानते हो, कुर्सी बनाना जानते हो, टेंट कसना जानते हो, माँ बाप से विरासत में कुछ मिला है, मालूम करो क्या वो भी बर्बाद हो रहा है। मैं मारवाड़ का हूं, राजस्थान में। एक मारवाड़ी इंसान, बिजनेसमैन अपने औलाद को क्या सिखाता है? 1 रुपया कमाना सेकेंडरी है, ये 2 नंबर पे आता है। 1 रुपया बचाना 1 नंबर पे, बेटा ध्यान रखना, क्योंकि वो तो तुम कमा चुके, वो तो फिसल जाएगा तुम्हारे हाथ से, उसे रोकना पहले। कमाना सेकेंडरी, क्योंकि उसमें उतना ही मुश्किल लगेगी जितना पहले वाले को कमाने में लगा है। तो कमाना 2 नंबर का काम है, बचाना क्या है? 1 नंबर का काम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे इख्तियार में जो चीजें दे दी उसमें वक्त देखो, अल्लाह का इंसाफ देखो। तुम्हारी बेईमानी, हमारी बेईमानियां पकड़ो। 24 घंटे प्रधानमंत्री को भी मिले हैं और मजदूर को भी। अगर ये वक्त बिकने लगता तो दुनिया की सबसे महंगी चीज होती। मैं कह देता शाहिद भाई अपने 40 साल मुझे दे दो, लेकिन ये इंसाफ इलाही है, इसमें बेईमानी तो कोई मिलावट तो अपनी कर ही नहीं सकता। तो तुमने अपने 24 घंटे का क्या किया और उसने क्या किया जो अपने औलाद को ठीक से परवरिश दे रहा है, पैसे कमा रहा है और अमन और अमान के साथ में, हिफाजत के साथ रह रहा है। हमने अपने 24 घंटे का क्या किया, उसने क्या, ये भी वसाइल में गिनो। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि जो अख्तियार में चीजें हैं उनके साथ उनको तुम अपना ऑनरशिप समझते हो ना, नहीं, उसी का तो सवाल होगा तुमसे। ऑनरशिप पे कहां से आ गई? मालिकाना हक थोड़ी है वक्त का तुम्हारे ऊपर, ग्रांटेड है। इसको यूं समझो कि तुम्हें किसी ने गाड़ी दी है, तुम उसके सिर्फ ड्राइवर हो। अंग्रेजी में इसके लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रांटेड। ये कुर्सी मुझे यहां बैठने के लिए दी है ना आपने, किसके लिए दी है? तो लेके चला जाऊंगा क्या साथ में?
ट्रेन में टिकट बुक कराते हो तो जिस सीट पे बैठते हो तो उखाड़ के घर ले जाते हो क्या? कह दो ना 41 नंबर सीट BS3 में मेरी है, तो हाँ जी आपकी है। टीटीपी क्या बोलता है? क्या बोलता है टीटी? क्या बोलता है? आपकी है। स्टेशन आ गया, कानपुर उतर गए, पटड़ा उखाड़ के ले जाओगे क्या? हैं? क्या वहीं छोड़ के जाओगे? अच्छा, तुम्हारी बड़ी तमन्ना होगी नहीं पटड़ा उखाड़ के भी ले जाऊंगा, तो फिर ठीक है, बिना मरे हुए दिखा देना। तो मौत जब आई तो तुम्हें क्या मालूम चला? टाइम इज ग्रांटेड, इट्स नॉट बीइंग गिवन इन ऑनरशिप। मालिकाना हक के तौर पे नहीं दिया गया है, ग्रांट किया गया है। जो इस्तेमाल करना कर लो, वापस देना है। ये बैठने के लिए दिए मुझे कुर्सी, ये जो भी बोर्ड है शाहिद साहब, ये जो भी इसका मालिक है, इस सोफे के जिसने पैसे लगाए हैं। अरे डॉक्टर साहब बड़े आदमी हो, बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, घर मत ले जाना। और अभी यहां से उठा लूं, कोई ना कोई बाजू पकड़ लेगा। क्या कर रहे हो? अभी सारी इज्जत जो दे रहे हो ना, ये सारी इज्जत ये धुलवा लूंगा मैं अपनी। अगर ये सोफा उठा के चल दूंगा तो दिया ना भाई, मुझे दिया तो है यार, ले जाने क्यों नहीं दे रहे भाई? पता क्या चला? बैठने के लिए तुम्हें ग्रांट किया गया, नॉट गिवन। तो अलग अलग लफ्ज है अंग्रेजी में। इट्स बीन ग्रांटेड, नॉट गिवन। दिया नहीं गया है, ग्रांट किया गया। ड्राइवर को गाड़ी दी जाती है, वो चाहे मर्जी जहां घुमाए, चाहे जहां ले जाए, चाहे जैसा ध्यान रखे, धोए ना धोए, गंदी कर दे, खराब कर दे, ज्यादा पैसा लगवा दे। बिल आए 1000 रुपए का, मालिक को 5000 का बताए, 4000 खा जाए, जो मर्जी सो कर, गाड़ी अब भी तेरी नहीं। तो बस तुम्हें जो वक्त और माल और वसाइल जो मिला है, ग्रांटेड है। अगर इसमें कोई गलतफहमी है तुम्हें, तो वो हदीस याद कर लेना जिसका मफहूम ये है कि मौत को दिन में 3 बार याद कर लिया कर। वो तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहती है कि जो जिंदगी है, जो वक्त है, तुम्हें ग्रांटेड है। तो इसका सही से इंसाफ कर दो। अपने हिस्से की दौड़ पूरी करके जब झंडी पकड़ाओगे तो पकड़ानी ही पड़ेगी। देयर इज नो सेकंड चांस। ये जरूर हो सकता है कि वहां तक जाके मुझे पकड़ानी थी, मैं नहीं पकड़ा पाया, वो बेचारा मेरा साथी यहां तक आया, यहां से झंडी उठा के दौड़ा। दौड़ना उसको भी है। कोशिश क्या होनी चाहिए? उसके हिस्से के भी 10 कदम मैं चलूं। वो क्या है? वो ये है कि जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, इनका ठीक से इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, समझदार स्वार्थी बनिए। छोड़ दो मिलत और भलाई करनी है, क्रांति ला देनी है, पता नहीं कहां पहुंच जाना है ना। अरे घर ठीक कर ले भाई, बहुत इतना क्रांति ठीक नहीं, बस की नहीं है ना, बस की थोड़ी है। दिल ही नहीं दब रहा अभी तो मोबाइल ही नहीं छूट रहा, यारी नहीं जा रही, पिकनिक ही खत्म नहीं हो रही, चाय खाने बंद नहीं हो रही हमसे। तो 3 बजे से पहले एक आदमी मिला मुझे जयपुर में से, मुझे कह रहा है मैं आज तक जिंदगी में पिछले 23 साल से कभी भी रात में सोया नहीं। मैंने कहा ये बेइज्जती की बात है, आगे किसी को मत बताना, तारीफ नहीं, इसे जहालत कहते हैं। तुम सोच रहे हो इस दुनिया पे, इस मुद्दे पे तुम्हें माला पहना है? अल्लाह ने रात तुम्हारे आराम के लिए बनाई है, सोया करो। क्यों नहीं सो रहे? उसे ये उम्मीद नहीं थी जवाब की, वो तो जिसको सुना रहा था चौंकाने के लिए। अब लोगों का चेहरा पढ़ने के लिए वो आदमी अपनी हर रात जो जिसपे उसके फैमिली का हक है वो कुर्बान कर रहा है, ताकि जब शाहिद भाई को बोलूं तो उनका चेहरा पढ़ो, बस इतने से लुत्फ के लिए। और मॉडर्न साइंस ये कहती है कि हमारे अंदर एक हार्मोन होता है, जब हम नई चीज खरीद के लाते हैं तो उसकी खुशी 40 मिनट से ज्यादा नहीं रहती। तब भी हमारा यह हाल है, हमने सब करके देख लिया। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को समझो, समझदार स्वार्थी बनो, अपनी फैमिली का हक अदा करो। तुम्हारी जानों पे, मालों पे, वक्तों पे, वसाइल पे पहला हक तुम्हारे वालिदैन का, बीवी और औलाद का है। बच जाए तो यारों का, समाज का, मिल्लत का, देश का है। और जब इधर बचाने लगोगे, इधर वक्त गुजारने लगोगे, तो लोग खुद कहेंगे नहीं इसका भी हक अदा करो, इसका भी करो, इसका भी करो, इसका भी करो। क्योंकि जब तुम इंसाफ की राह पकड़ लोगे
तो अल्लाह ताला तुम्हारे जहन में ये बातें डालता चला जाएगा कि नहीं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अभी मर्जी की चल रही है, ग्रांटेड गाड़ी है, जाए मर्जी जिस रोड पे घुमा रहे हैं। अपने बच्चों के हवाले से मैं आपको एक दो बातें बताऊं कि उनकी पढ़ाई के लिए जो भी चीज जरूरी है उन्हें दिलाइए। अपने घरों के कैलेंडर उनके स्कूल के कैलेंडर के हिसाब से चलाइए। अपनी मर्जी जब शादी ब्याह सगाइयां हकीके मत करो। अगर 7 दिन में हकीका कर दिया तो शरीयत का हक अदा किया, जब 7 दिन में नहीं हुआ तो फिर अब पता करो स्कूल का कैलेंडर क्या है। ये छोड़ दो, अपने आप को सेकंड सिटीजन मान के चलो। सबसे कमजोर आदमी कौन होता है बताऊं आपको? लीडर। क्यों? क्योंकि उसे सबकी सुन के चलना पड़ता है। लेकिन जब फैमिली का मैटर आता है तो हम लोग बेमतलब रूखे, अजीब और गुस्सेल हो जाते हैं, जबकि सबको साथ लेके चलने की बात ज्यादा दरकार है। इस्लाम के जिस गोल्डन पीरियड का जिक्र भाई शाहिद साहब ने किया, प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर साहब ने, वो बातें तो कहां हमारे बस की है, वो तो गंवा दी हमने हमारा विरसा। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे सोने के महल में रह रहे थे, मट्टी भी नसीब नहीं। उसका जिक्र कहां से कर रहे हैं? वो हमारे बस की नहीं है वो चीजें। आपने जो जिक्र किया सर, में सिर्फ 3 नाम हुए हैं। फिर अल-बिरूनी का जिक्र आपने किया। हिंदुस्तान आकर उन्होंने मराकश से हिंदुस्तान आकर यहां के लोगों को बताया कि इंडियन हिस्ट्री क्या है। एंथ्रोपोलॉजी में से इंडोलॉजी कहते हैं, यानी भारत का ज्ञान। वो पहली बार जामे करके किसी आदमी ने मराकश से सफर करते हुए, कहां मोरक्को अफ्रीका में, कहां भारत, यहां आके यहां घूम के यहाँ की हिस्ट्री लिख के दे दी गई है तुम्हारा इतिहास। वो अल-बिरूनी क्या है? फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन है, जिन्होंने पहली बार ये बताया कि मजाहिब के बीच की आपस की जो कॉमन बातें हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो अल-बिरूनी क्या है? जियोडेसी का एक्सपर्ट है। जियोडेसी का मतलब है ये जमीन कहां घूम रही है, ये सूरज के चक्कर लगा रही है, ये सूरज इसका चक्कर लगा रहा है, ये खला कहां शुरू होती है, कहां खत्म होती है, ये वही अल-बिरूनी। ये दुनिया को पहली बार वो बता रहा है। ये तुम्हारे बुजुर्गों के हवाले दे रहा हूं मैं आपको। बहुत नाम है, अल-ज़हरावी, इब्न खल्दून, एविरोस, इब्न सीना, अब्बास इब्न फिरनास, किस किस का नाम लें हम? वो तो हिस्ट्री बहुत लंबी है, उससे अगर हम कोई सबक ले सके तो बहुत अच्छी बात है। ना ले सके तो मेरी दी हुई 2-3 टिप्स याद रखिए आप। समझदार स्वार्थी बनना है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, भलाइयां घरों से शुरू होती है। जब तक मेरी औलाद, मेरे माँ बाप और मेरी बीवी ये तस्दीक ना कर दे कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम हक अदा करने वाले हो, तब तक गांव के सर्टिफिकेट ना समेटते फिरो, कोई वैल्यू नहीं उनकी। वहां से लेना पड़ेगा सबसे पहले। और बच्चों को मोहब्बत में सहूलियात के नाम पर बिगाड़ो मत। उनको मोबाइल और कैश की जरूरत नहीं है, उन्हें प्यार की, वक्त की, इखलास की, कंप्यूटर की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होंगी। कड़वी बातें हुई तो माफ करना, समझ में आई हो तो दुआ देना। थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम।